अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं, तबीयत ठीक है? चलिए सर इब्तिदा करते हैं। वेलकम बैक। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर आपके हाथ पे क्या हुआ? तो भाई गिर गया था, थोड़ा सा फ्रैक्चर है हल्का सा, इंशाल्लाह 2 हफ्ते में सही हो जाएगा। बट अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। शुक्र है लेफ्ट हैंड सही रहा जिससे मैं लिखता हूँ, नहीं तो क्लासें 2 हफ्ते बाद शुरू होती। चले सर इब्तिदा करते हैं। सबसे पहले तो माशाल्लाह आप लोग बड़े हो गए थोड़े से। FAR 1 दिया, ग्रुप A दिया आप लोगों ने, और अब FAR 2 में आए हैं। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह सब के सब FAR 1 में पास होंगे। वैसे एक छोटी सी न्यूज़ भी आपसे शेयर करूं, और अभी ऑफिशियल नहीं है, बहुत जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। कुछ टीचर्स ने ये कोशिश की है और ICAP को ये बात समझाई है कि जो FAR 1 और कॉस्टिंग के पास होना ज़रूरी कर दिया FAR 2 और MFA के लिए, कि इसको आप इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दें। उम्मीद है कि ICAP को इंशाल्लाह ये बात समझ में आएगी और ICAP की जब अगली काउंसिल मीटिंग होगी उसमें ये चीज़ डिस्कस होगी। बट क्योंकि अभी ये ऑफिशियली अब डिस्कस होगी और उसके बाद अगर उनको ये बात समझ में आती है तो फिर इंशाल्लाह ऐसा होगा कि ये रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, आप सबका इंशाल्लाह FAR 1 पास है। सही है, तो आए सर आए, अब इब्तिदा करते हैं FAR 2। FAR 2 का जो पेपर है मेरा चंदा, ये मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी टीचिंग के अंदर पहली मोहब्बत है। 2014 के एंड में KNS ने कहा कि यार हमें कुछ टीचर्स चाहिए CA के लिए, तो मैं नियत तो करके आया था कॉस्टिंग पढ़ाने की, बट उस टाइम तक कॉस्टिंग के टीचर फाइनलाइज हो चुके थे। सर काशिफ जिया एक थे, बहुत अच्छे टीचर थे हमारे, वो पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा कि यार FAR 2 जो है वो आप पढ़ाएंगे। मैंने कहा कर लेंगे यार, CA किया है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो FAR 2 पढ़ाना शुरू किया 2014 से कैंड से, और फिर उसके बाद से माशाल्लाह FAR 2 पढ़ा रहे हैं। पिछले 3 सालों में माशाल्लाह हमारे 3 गोल्ड मेडल हैं FAR 2 में और 1 गोल्ड मेडल है FFR में। टीचिंग कैरियर के ऊपर थोड़ा सा अपने आऊँगा कि सर 2014 के एंड या अपने 2015 के शुरू से मैंने जो है CA को पढ़ाना शुरू किया है, और अब आप लगा लें तकरीबन माशाल्लाह 9वां साल चल रहा है CA के अंदर। और तकरीबन मैंने एक एस्टिमेट किया है आप ही के जैसे जो है, तकरीबन मेरे 100 के करीब माशाल्लाह स्टूडेंट इस वक्त क्वालिफाई हो चुके हैं। 100 के करीब स्टूडेंट्स मेरे जो हैं माशाल्लाह इस वक्त क्वालिफाई हो चुके हैं, और उनमें से 90% पाकिस्तान से बाहर हैं। अब आता हूं कि सर थोड़ा प्रोफेशनल कैरियर, आर्टिकलशिप मैंने शुरू की 2010 के एंड में, सही, PWC फर्ग्यूसन से। उसके बाद वो जर्नी चली 2014 तक। 2014 मैं जो है आर्टिकलशिप खत्म हो गई, एक मनहूस पेपर लेता था CA फाइनल का ऑडिट। उसकी ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट दे चुका था, चौथी अटेम्प्ट थी, सही है, लेकिन आर्टिकलशिप में क्वालिफाई नहीं हो सका। तो ये बात तो पहले मैंने साबित कर दी कि मैं बड़ा एक एवरेज बंदा था। फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड नहीं था, मेरे 3 पर्चे रुके, CA फाइनल के रुके, कैफ का कोई नहीं रुका अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आपका भी नहीं रुकेगा, तो जो है आपका फाइनल का भी इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। तो मैंने फाइनल में मेरे 3 पेपर रुके, प्राउडली कहता हूँ, कंपनी लॉ, BFD और जो है ऑडिट। कंपनी लॉ BFD एक दफ़ा रुका फाइनल का और अगली दफ़ा निकल गया। ऑडिट मनूस चौथी दफ़ा निकला, और फिर कोई गम नहीं मुझे, ऑडिट चौथी दफ़ा निकला तो भी। क्यों सर? क्योंकि एक तो अपनी नाअहली थी और शायद उससे मैं बहुत कुछ सीख गया जो 3 दफ़ा पेपर हो। फिर सर उसके बाद मैंने उस इदारे में नौकरी की जिसको आपने पिछले महीने बहुत गालियाँ दी, K इलेक्ट्रिक, सही है, K इलेक्ट्रिक। फिर K इलेक्ट्रिक में मैं गया तो K इलेक्ट्रिक में ज़िंदगी इतनी सुकून की हो गई, आप यकीन माने 6 महीने मेरे K इलेक्ट्रिक में बहुत बुरे गए। जो मेरे इनिशियल बॉस थे K इलेक्ट्रिक में, वो सुबह 9 बजे से काम देते थे तो रात के 10 बजे तक मैं काम करता रहता था। फिर इसके बाद अल्लाह ने शायद टीचिंग की तरफ कैरियर को ढालना था। मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में K इलेक्ट्रिक में, नया डिपार्टमेंट था, उनको था कि यार कुछ लोग उठाएं जो कि काबिल हो। उनको पता नहीं क्यों मैं काबिल नज़र आया, उन्होंने बोला तू इधर जा। वो नया डिपार्टमेंट था और आप यकीन माने
इतना सुकून के प्योर सरकारी इन्वायरमेंट। आपका भाई सुबह 12 बजे जाता था और जो है शाम को 5:30 बजे वापसी, और वो 5.5 घंटे में भी आप यकीन माने महीने के 2-3 दिन के अलावा हराम है कि मैं अपना लैपटॉप खोल लूं। सिर्फ बातें, तफरीयां, सही है। तो वहां से मुझे फीलिंग आई कि यार ये तो जाया कर लो अपने, यार सही है। तो वहां से फिर क्वालिफाई भी हो गया। इतनी सुकून के बाद तो बनता था क्वालिफाई होना, क्वालिफाई हो गया। मैं एक पेपर लेता था वो। फिर हुआ ये कि यार वहां से मैंने कहा जाया कर रहा हूँ, तो वही बात, फिर ये टीचिंग की अपॉर्चुनिटी आई, तो मैंने कहा भैया इसको अवेल करते हैं। तो टीचिंग अपॉर्चुनिटी मैंने अवेल की, पढ़ाना शुरू किया। फिर के इलेक्ट्रिक ख़त्म हुई, मतलब के इलेक्ट्रिक में 1 साल हो गया, मुझे लगा यार जंग लग रहा है। मैंने कहा टीचिंग भी कर लूँ, फिर भी ज़िंदगी में टाइम ही टाइम है। ऊपर से उन्होंने मुझे 8 लोग मेरे अंडर दे दिए। मैंने कहा भाई काम इतना है कि मैं खुद अकेला करूँ तो 2 घंटे में कर लूँ, और तुमने 8 लोग दे दिए। तो मैंने वो 8 लोग में से 3 वापस दिए, 5 थे उनसे काम कराता था। तो खैर फिर मैं चला गया यूनिलीवर। यूनिलीवर में कोई तकरीबन आप समझें कि उस टाइम पे जब मैंने अप्लाई किया 82 लोगों का, 82 लोगों का इंटरव्यू हुआ था। उन 82 लोगों में से हम 3 लोग सिलेक्ट हुए थे। मैं था और 2 लोग थे जो कि एक ब्रांडेड फर्म है सर साजिद के मुंह से, जिन्होंने सर से पीपी पढ़ा सुना होगा अक्सर, EY के, और मैं था अकेला देसी बॉय, सही है। तो फिर जो है वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, सही है। वहाँ पे 2-2.25 साल मैंने गुजारे, और फिर इंशाल्लाह क्लासों में बताऊंगा कि यूनिलीवर में 82 में से 3 लोग हम जो पास हुए, उसके पीछे वजह क्या थी। तो उसके पीछे छोटी सी अभी गैर वजह क्लासों में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सिर्फ वजह ये थी कि तीनों जो है ना, तीनों को मार्केटिंग का कीड़ा था, और उनको चाहिए होता है वो बंदा कि लो भाई फाइनेंस तो तूने पढ़ लिया, तो कर लेगा, तो बेचेगा कैसे, मार्केटिंग कैसे करेगा। खैर वहाँ से जो है हम लोग जो है यूनिलीवर में 2-2.25 साल काम किए, बहुत सीखा। बट एक सबसे बड़ा मसला था टीचिंग में, अब मुझे मज़ा आने लगा था। अब यूनिलीवर में टीचिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। कैसे नहीं मिल रहा था सर, मतलब आप यकीन माने मैंने ऐसा किया कि यूनिलीवर में मैं टीचिंग कर रहा हूँ, एकदम से फ़ोन क्लास ले रहा हूँ, फ़ोन आ गया कि भाई ये काम करके बताओ। फ़ोन भी कहाँ से आया, भारत से, इंडिया से, सही, क्योंकि यूनिलीवर पाकिस्तान, हिंदुस्तान यूनिलीवर को डिपेंड वो करता था रिपोर्टिंग। फ़ोन आया, अब मैं बच्चों को सवाल दे दिया जानबूझ के बरासा करने के लिए कि करो तो मैं चेक करूं, और यहाँ पर मैं अपना काम करने लग गया, मंथ एंड क्लोजिंग कर रहा हूँ। फिर मैंने बोला कि यार ज़िंदगी में ना टीचिंग को, मैंने एक तरफ था कि या तो टीचिंग या तो प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि यूनिलीवर का बॉस नाम बहुत बड़ा है। मतलब आप यकीन माने एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और फिर दूसरा वो यूनिलीवर में काम करता हो, तो जो माशरे में इज्जत मिलती है आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब आप इमेजिन, अब शादियों में मैं जाता था तो मुझे उस टाइम पे फील होता था कि लोग दूल्हे से ज़्यादा मुझे भाव दे रहे, सही है। वो क्यों सर, एक तो सीए, खानदान में सीए तो थे ही नहीं, और दूसरा यूनिलीवर। फिर जो है, लेकिन मैंने कहा यार अब यूनिलीवर का इतना बड़ा नाम, दूसरी तरफ टीचिंग, अब मैंने कहा 2 में से कोई एक चीज़ जो है सिलेक्ट करनी है। तो मैंने कहा यूनिलीवर टाटा बाय बाय। फिर एक लिस्टेड कंपनी में मैंने जो है फाइनेंस को हेड किया। फिर 2020 की बात है, अब ये बात सुनना, मैं सारी बातें आपको क्यों कनेक्ट करवाऊंगा इंशाल्लाह। 2020 की बातें, मैं TSA में भी पढ़ाता था और KNS में भी, और TSA नॉर्थ जो है उसको मैं बड़ा ही उसको पसंद करता था, सही है। तो TSA नॉर्थ, और यहाँ पर तो एक स्टूडेंट है मेरा, और अब तो उसने CA छोड़ दिया। अब वो एक मशहूर हमारे मुल्क का कॉमेडियन है, ताबिश हाशमी, नाम सुना होगा आपने। ताबिश हाशमी की टीम में उस बंदे का नाम है अजमल ज़ुबैर। अजमल ज़ुबैर मेरा स्टूडेंट था। मुझे याद है एक दिन सुबह संडे के दिन 10 बजे अजमल साहब ने, क्लास चल रही थी, मतलब क्लास चल रही थी, तफरी चल, बात पढ़ा रहा था। उसने कहा सर एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं माने? नहीं। उसने कहा सर एक बात बताएं कि आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप मंडे टू फ्राइडे जॉब करते हैं, शाम में KNS में क्लासें लेते हैं, जिंदगी में बचता आपके पास हफ्ता इतवार है, उसमें आप टीचिंग करने आ जाते हैं। उसने कहा सर क्या लाइफ है आपकी? अच्छा, उसको तो मैंने मंजन बेच दी है, मेरा पैशन है ये वो। तो उस दिन जब मैं वापस ड्राइव करके घर पे जा रहा था तो यार मैंने कहा बात तो सही कह रहा है बॉय। बस उस दिन से मैंने सोचा, मैंने कहा कि भाई अब जो है ना, ये 19 की बात है, 2019 की, मैंने कहा भाई
अब जिंदगी में चाहिए सुकून। सही है, मतलब सुकून इन द सेंस कि मैंने कहा यार अब जॉब नहीं करनी। टीचिंग तो देखो मैं बता रहा हूँ, पहले यूनिलीवर में मौका मिला और शायद मैं अगर यूनिलीवर में 1-1.5 साल रुक जाता तो मैं शायद आज दुबई में होता या इजिप्ट में होता, बट मैंने टीचिंग को सिलेक्ट किया। फिर जो है वहां पर भी एक मौका मिला था कि यार मैं जॉब करता रहा हूँ, क्योंकि जॉब में मैं चलता और यार टीचिंग, तो मैंने जॉब को साइड किया। मैंने कहा अपना धंधा करेंगे। फिर एक फर्म है जाहिद जमील एंड कंपनी, उसके पाकिस्तान में 5 शहरों में ऑफिस हैं थे उस टाइम पे, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, सही है, और आपका पेशावर। तो मैंने उसको अपने एक और मेरे साथ साहब थे सीनियर सीए, मैंने कहा यार आप और मैं मिलके कराची और कोयटा का उसका ऑफिस ले लेते हैं। तो हमने वो ऑफिस लिया। तो ये सारी चीज़ें जो थी उसमें एक चीज़ कांस्टेंट रही, टीचिंग। टीचिंग की वजह से मैंने ये सारे काम किए। इसीलिए मैं कहता हूँ, और टीचिंग में भी क्या चीज़ थी सर, FAR 2। FAR 2 मैंने 2015 में पढ़ाना शुरू किया था, 14-15 में। इसके बाद FAR 1 मैंने 2017 में पढ़ाना शुरू किया और FAR मैंने 2020 में पढ़ाना शुरू किया। अब सर जो है FAR 2 के ऊपर आता हूँ कि सर ये पेपर में एक बात पहली क्लास में कहता हूँ और बहुत सारे बच्चे एंड तक फिर उस बात के कायल हो जाते हैं और कुछ 20-30% नहीं भी होते हैं। मैं कहता हूँ आप मुझसे लिख कर रख लें कि FAR 2 FAR 1 से आसान है। वजह मैं आपको बताऊं क्यों आसान है सर। इसलिए आसान है कि FAR 2 में स्टैंडर्ड बेस्ड रूल्स हैं। क्या है सर? स्टैंडर्ड बेस्ड रूल्स हैं FAR 2 के अंदर। FAR 1 के अंतरा नहीं है कि NPO में कुछ भी आके फेंक दिया उसने। सही है। FAR 1 में मेरे हिसाब से पास करना ज्यादा मुश्किल है, FAR 2 को पास करना आसान है FAR 1 के मुकाबले में। लेकिन सर फिर भी हमारा बच्चा फेल होता है और ठीक ठाक बच्चा फेल होता है। अगर आप FAR 2 का रिजल्ट देखें 35-40%। क्या वजह है सर? हमेशा की तरह बच्चा सर स्मार्ट स्टडी नहीं करता। सर FAR 1 में जो है ना, जैसा जिन बच्चों ने सब नहीं पढ़ा हुआ, IAS 16 का एक सवाल है ना कि हर अटेम्प्ट में आता है, इसी तरीके से यहां पर कंसोलिडेशन का सवाल है, हर अटेम्प्ट में आता है। दूसरी बात सर, FAR 2 का जो पेपर है ना, है बहुत इंटरेस्टिंग। आप उसमें जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जब इंटेंजिबल का IAS पढ़ेंगे तो उसमें इंशाल्लाह हम आपको जिस मकसद के लिए आपने CA शुरू किया था, लड़कों ने, शादी, सही है, उसकी तरफ आपको खो जाएंगे। इसी तरीके से सर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी। तो अब आता हूं, लेकिन सर फिर भी FAR 2 का रिजल्ट क्यों बुरा आता है? अगर मैं FAR 2 के रिजल्ट की बात करूं तो सर ऑन एवरेज 35-30, बहुत पिछले अटेम्प्ट में पेपर जो है बहुत हल्का आ गया था। तो उसमें भी अगर आप देखें ना तो सर जो 40% के आसपास ही चीज़ें होती हैं, ज़्यादा अच्छा क्यों नहीं आ पाता है? वजह क्या है सर? सिलेक्टिव स्टडी बच्चा करता है, स्मार्ट स्टडी पे नहीं जाता है। बच्चे को नहीं पता कि क्या चीज़ कैसे करनी है। पहली क्लास है, अभी ओरिएंटेशन क्लास है, मैं पूरी अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, हफ्ते में क्या होगा, कितने दिन क्लासेस होंगी हमारी, सही है, रिजल्ट से पहले क्या होगा, रिजल्ट के बाद क्या होगा, सही है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको ये भी कर दूं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा बिफोर मैं आगे बढ़ूं कि सर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, FAR 1 रुक गया तो फिर FAR 2 का क्या करेंगे? पहले तो मैंने आपको बता दिया कि इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल, और मुझे एक बहुत ही सीनियर शख्स ने, सही है, ये बात कही है कि यार ये बात ICAP की अगली काउंसिल में डिस्कस हो रही है कि FAR 1 और कॉस्टिंग वाली रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी इंशाल्लाह। इसको डिस्कशन होगी तो फिर जाहिर सी बात है 15-20 दिन, 1 महीने में। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सर KNS की एडमिन मैनेजमेंट ने भी फैसला किया है कि जो बच्चे FAR 2 और MFA कि अगर फीस दे देंगे और अल्लाह ना करे वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और FAR 1, तो उनकी वो फीस में विदाउट एनी डिडक्शन कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए सब बातें क्यों नहीं? क्योंकि आप सबका इंशाल्लाह FAR 1 पास है, सही है सर। तो अब आते हैं FAR 2। सर ये जो FAR 2 का पेपर है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, 100% इंशाल्लाह मैं ही कराऊंगा, 100% मैं ही कराऊंगा। एक चीज ऐसी है जिसमें शायद सर साजिद को मैं कह दूं, और वो है कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स एक चीज है जो कि आप लोगों ने टैक्स में भी पेला है, सही है, टैक्स में भी आप लोग जो है सही से पढ़ के नहीं गए, सही है। इसी तरीके से वो FAR 2 में भी कोड ऑफ एथिक्स डाला हुआ है। तो कोड ऑफ एथिक्स सर साजिद यूजुअली जो है
वो पढ़ा रहे होते हैं तो वो सर साजिद जो है कराएंगे, बाकी सब चीज़ें हम करेंगे, स्मार्ट वे में जाएंगे। इसमें कब कौन सा टॉपिक करना है ये सब भी मैंने जो है डिज़ाइन किया हुआ है। कितनी सर % जो है क्लासेस जो है कि आप कुछ ऑनलाइन देंगे, ये सब बातें भी अभी करते हैं। सबसे पहले आ जाए सर FAR2 की ग्रिड लिख लेते हैं। मैं चाहता हूँ, हमेशा मैं इसका हैंड आउट देता हूँ, बट मैं चाहता हूँ इसको तुम कहीं हैंड आउट तुम लोग खो देते हो, रजिस्टर में अपने पास नोट करना शुरू करो इसकी ग्रिड। सर ये मैं इसी सीक्वेंस से आपने भी कॉपी करना है। वो याद है T1 T2 और P1 P2? सर क्या FAR1 के मुकाबले में सिलेबस छोटा है? नहीं बेटा, सिलेबस बड़ा है FAR1 के मुकाबले में, लेकिन पास होना इसमें ज्यादा आसान है। तो जब तक आप लोग ये कॉपी भी करते जाएं, तो आपको बताता जाऊं कि जल्दी जल्दी CA करो। मुल्क के अंदर माशाल्लाह CA की डिमांड बहुत बढ़ गई है आपके। और इस वक्त ढूंढ कर भी CA नहीं मिल रहा। सर याद रखें, अगर आपने इंशाल्लाह क्लासें साथ साथ ली, पूरी ली, तो FAR2 पास कराने की जिम्मेदारी इंशाल्लाह मेरी है। क्योंकि सर वही बात कि इसमें इंशाल्लाह क्लास में कर लेंगे तो आपको कुछ टेंशन की जरूरत ही नहीं है। IAS 31 प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज, IFRIC 1 किसी को याद है टोटल FAR1 के अंदर कितने टॉपिक थे नौजवानों? पढ़ भी देता हूं मैं एक दफा। कंसोलिडेशन नंबर 1, फाइनल अकाउंट्स नंबर 2, लीजेस नंबर 3, 4 इंटेंजिबल्स, बायोलॉजिकल एसेट, IAS 41 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, IFRS 9, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, IAS 21 फॉरेन करेंसी, 10 events after reporting date, provisions and contingencies, dismantling, IFRIC 1, 12 में लिखा है इनकम टैक्सेस, 13 में कोड ऑफ एथिक्स और 14 में रेवेन्यू। सर कुल मिलाकर के हमारे पास जो है 14 टॉपिक है। सही है सर? इसमें मैं पिक्चर डाल देता हूं। किसी को ये याद है कि FAR1 में कितने टॉपिक थे कुल मिला के? 12। कुल मिला के कितने टॉपिक थे सर? 12। सर ये जो 12 टॉपिक थे FAR1 में, ये 12 टॉपिक जो है छोटे भी थे वैसे भी, और ये यहां पर बड़े भी हैं। सही है सर? यहां पर आपको T2 वाले टॉपिक्स बहुत ज्यादा कुछ बड़े भी मिलेंगे, लेकिन टेंशन ना लें, हम इंशाल्लाह बड़े ही आराम से सब कर रहे होंगे। एक काम चले सर, अब आ जाएं, सबकी तवज्जो इधर। पहली क्लास में बता दूं किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस रखना है इस अटेम्प्ट के लिए, ताकि तुम्हारी जिंदगी गुलजार हो जाए। पहली क्लास में सर स्मार्ट स्टडी का तकाजा है कि जो के पेपर में आपका इस अटेम्प्ट के अंदर ये 3 टॉपिक में आइडेंटिफाई करूंगा, मिनिमम 50 नंबर के आएंगे। 3 टॉपिक पहली क्लास में, इसको बाद में सुन। नहीं 50 नंबर ना, तो कौन सा पूरे ले लेगा सब में? सर कंसोलिडेशन इस अटेम्प्ट के लिए, लीजेस और IAS 12। आपको मैं अभी बता दूं सर, इस अटेम्प्ट में स्मार्ट स्टडी, जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं सर, देखें पढ़ के सब जाते हैं, पास वो होता है जो कि स्मार्ट स्टडी से जाए। पासिंग मतलब 50 मार्क्स गारंटी। सही है सर? कंसोलिडेशन से इंशाल्लाह। इसके ऊपर बड़ा सवाल आता है 18 से 20 नंबर का। इस अटेम्प्ट के लिए लीजेस इंपॉर्टेंट है, क्यों अभी रीजन बताऊंगा। और तीसरा मैंने आपको बता दिया इनकम टैक्सेस। मिनिमम 50 नंबर के इनके ऊपर सवाल आएंगे और मैक्सिमम 60 नंबर के हो सकते हैं इस अटेम्प्ट में इन 3 टॉपिक्स के ऊपर। बाकी 50, 14 में से यहां तो मैंने जिंदगी आपकी कर दी क्लियर, है ना सर? अब आ जाए,
अब आता हूं सर ग्रिड पे इसकी आते हैं, और जिन बच्चों, कितने बच्चे बगैर शर्माए, देखें एक बच्चा पहली क्लास में पूछ रहा है बैलेंस शीट इंपॉर्टेंट है या पीएनएल इंपॉर्टेंट है कंसोलिडेशन में, पर इस दफा वो सवाल आएगा। अभी आ जाए सर। सर मुझे बताएं कितने बच्चों को टेस्टिंग लेवल और प्रोफिशिएंसी लेवल क्या होते हैं इसका आइडिया नहीं, बगैर शर्माए। सही है सर। टेस्टिंग लेवल आईकेप ने आपके सिलेबस में जितने भी प्रैक्टिकल पेपर है, याद रखिएगा सिर्फ FAR1 FAR2 नहीं चंदा, जितने भी तुम्हारे प्रैक्टिकल पेपर है ना, इंक्लूडिंग कॉस्टिंग MFA, सबके अंदर उसने टेस्टिंग लेवल डिफाइन किए हुए। तो हमने कहा टेस्टिंग लेवल उसने 3 डिफाइन किए हैं। T1 अगर किसी टॉपिक का टेस्टिंग लेवल है तो उसके ऊपर मैक्सिमम कितने नंबर का सवाल आएगा? T2 है तो मैक्सिमम 20, और T3 है तो मैक्सिमम 25। सही है सर। T1 में 8 तक का आएगा, इससे कम भी आ सकता है। T2 में 20 तक का आएगा, इससे T3 में 25 तक का आएगा, इससे कम भी आ सकता है। अब गुड न्यूज, आपके सिलेबस में T3 का कोई टॉपिक ही नहीं है, जैसे कि FAR1 में भी नहीं था ना सर। तो मैक्सिमम एक सवाल आपके पेपर में कितने उसका होगा सर? अब आ जाए सर प्रोफिशिएंसी लेवल। प्रोफिशिएंसी के भी 3 लेवल। लेवल 1 P1 का मतलब क्या है? P1 का मतलब क्या है? नहीं, बेसिक्स। P2 का मतलब क्या है? चीता। और P3 का मतलब क्या है? वैशी। इसने कहा देख भाई ये मैं तुझे बता रहा हूं कितना पढ़ के आना है। तो इसने कहा P1 अगर किसी टॉपिक के साथ है तो वो बेसिक्स पढ़ के आना है, P2 जो है वो चीता बन के आना है, और P3 वैशी। अब गुड न्यूज क्या आपके सिलेबस में वैशी वो दरिंदगी पे यहां पर भी नहीं उतरा। उसने कहा भाई तू P1 के ऊपर भी कुछ भी नहीं है, सारी की सारी चीजें किस पे? आज से 1 साल पहले तक सर हमारे पास IFRS 9 का लेवल P1 था, अब उसने क्या कर दिया उसको भी P2। उसने कहा चीता बन के आओ। अब आ जाते हैं सर ग्रिड के ऊपर। ये चीज दिमाग में हो पहली क्लास में। सर ये कितने टॉपिक नजर आ रहे हैं? 2। ऐसा ही है। इन 2 टॉपिक के ऊपर 20 से 25 मार्क्स आएंगे अपने का। कितने नंबर आएंगे सर? सॉरी 20 से क्या, 25 से 35। कितने मार्क्स आएंगे? 25 से, सिर्फ इन 2 टॉपिक्स पे मेरा बच्चा 25 से 35। अब कंसोलिडेशन का लेवल क्या है? फाइनल अकाउंट्स का लेवल क्या है? T2। दोनों के ऊपर मैक्सिमम 20 नंबर का सवाल आ सकता है। इसका मतलब यह है कि ये जो ग्रिड है इसमें से दोनों टॉपिक टेस्ट होंगे, कंसोलिडेशन भी टेस्ट होगा, और क्योंकि एक के ऊपर मैक्सिमम 20 नंबर का सवाल है और इस ग्रिड की मिनिमम वेटेज कितनी है? 25। सही है सर। तो अब आपने याद रखना है। अब आ जाते सर यहां पे लीजिस टेस्टिंग लेवल T2। ये मैंने बता दिया सबका प्रोफिशिएंसी लेवल P2 है। 38। अब मैंने क्यों कहा कि इस दफा लीजिस के ऊपर सवाल आएगा, सुनना सर। ये 4 टॉपिक की एक ग्रिड है, और ये जो ग्रिड है 4 टॉपिक की, इसकी आईके भैया ने वेटेज रखी है 30 से 40। कितनी रखी है? 30 से 40। अब इधर देख लो भैया सर, अब इस ग्रिड के अंदर T2 के 2 ही टॉपिक हैं, या तो लीजिस या तो IAS 38। पिछली दफा 38 के ऊपर बड़ा सवाल आ गया, और आईके मैंने प्रेडिक्ट भी किया था एग्जाम से पहले वीडियो में कि भाई 38 के ऊपर बड़ा सवाल आएगा, क्योंकि 2-3 अटेम्प्ट से लीजिस पे आ रहा था, उसने दे दिया 38 पे। और 38 के ऊपर हमेशा ऐसा होता है 2-3 अटेम्प्ट में एक दफा आता है बड़ा सवाल। तो इस दफा गारंटी एक बड़ा सवाल कंसोलिडेशन पे, एक बड़ा सवाल लीजिस पे है। पहली क्लास से बता रहा हूं 2 बड़े सवाल तो आपके कंफर्म है इस दफा, लीजिस और कंसोलिडेशन। सही है सर, क्योंकि 38 पे बहुत कुछ नहीं है बड़ा सवाल बनाने के लिए, तो इसीलिए कभी कभी बनाता है। अब इसमें सर तीसरी चीज बायोलॉजिकल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आप पढ़ेंगे कि अगर आपका एक भैंस का बाड़ा है और भैंस ने बच्चा दिया, तो क्या
एंट्री बनाओगे। मुबारक हो। जैसे एक वाकया याद आ गया, हमारी फर्म में भी एक लड़का है, उसका भी यही क्लाइंट को, वो टेक्निकली इज नॉट साउंड, बट वो क्लाइंट को ऐसी ऐसी बातें करके जो है ना खुश करने की कोशिश करता है। अब एक हमारा एनजीओ क्लाइंट है, उसका उस बंदे को फोन आया कि जो है, और बोला यार मुझे आपसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछनी है। तो उसने क्लाइंट ने ये कहा ना, तो उसके सर से पसीने आने लगे, क्योंकि उसने कहा यार ये पूछेगा मुझे आएगी नहीं, तो बेइज्जती, और फिर पूछने वाली भी खातून, तो उसने कहा डबल बेइज्जती। क्लाइंट ने बोला यार एक काम, यार हमने जो है ना एक जगह पे जो है ना लैपटॉप्स डोनेट किए। अब उसने सोचा यार ये आगे बोले और मेरी बेइज्जती हो, तो उसने बीच में इंटरप्ट करके बोला माशाल्लाह क्या बात है, कितने अच्छे लोग हैं आप लोग। यार वो खातून भी तेज थी, उसने कहा वो तो सही है, लेकिन इसकी मुझे बताएं कि अकाउंटिंग एंट्री क्या बनाएंगे। तो खैर, तो अभी जब से कहा ना मुबारक हो, तो सर ये आपको आइए सिखाएगा कि अगर भैंस ने बच्चा दिया क्या एंट्री, दरख्त पे फ्रूट आ गया, सही है, तो क्या एंट्री बनेगी, ये स्टैंडर्ड आपको सिखाएगा। T1 है, मैक्सिमम नंबर कितने हैं, और सर फिर IFRS 9 फाइनेंशियल, इसमें आप दिल खोल के अल्लाह माफ करे सूदी बातें पढ़ेंगे, तो जो नेक रूहें हैं उनको जो है इसको डाइजेस्ट करने में मसला होता है, लेकिन याद रखें सर ये आपके सिलेबस में जो है ना फाइनल लेवल पे उसका सिर्फ 10% है। CA फाइनल में FFR में सर यहाँ पर इसके ऊपर होंगी 5 क्लासें, CA फाइनल में सर इसके ऊपर मैं 36 क्लासें लेता हूँ। कितनी क्लासें? 36। सही है सर। तो बेसिकली ये वाह, तो मैं अक्सर बच्चों को एक बात कहता हूँ कि सिर्फ 2 टॉपिक फाइनल में IFRS 9 और कंसोलिडेशन पूरे FR2 पे भारी है, बट वो आप लोग इंशाल्लाह तब आप भी बड़े हो चुके होंगे, और है ना। अब आता हूं सर, इस ग्रेड के कितने मार्क्स है? 30 से 40 मार्क्स से। याद रखें सर इस ग्रेड में से यूजुअली बड़ा सवाल, इस छोटा सवाल जो 8 नंबर का इस पे आ रहा होता है, इसके ऊपर MCQ आता है, लेकिन कभी कभी इसके ऊपर भी छोटा सवाल बना देता है। कुछ भी हो जाए कि अपने क्या कहे 30 से 40। अब याद होगा FR1 में मैं आपको कहता था भैया रेशोज और EPS वाली जो ग्रेड है वो पास कराएगी, यहां पर ये वाली ग्रेड पास कराएगी। इस ग्रेड को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया ना, तो सर आपका पेपर निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब आ जाते हैं सर तीसरी ग्रेड, ऑपरेटिंग सेगमेंट। इसका टेस्टिंग लेवल क्या है? T1। सही है सर। अगर आप गौर से देखें, शुरू की 2 ग्रेड में 6 टॉपिक्स है और ये आखिरी के अंदर 8 है। फॉरेन करेंसी टेस्टिंग लेवल क्या है? IS 10 का टेस्टिंग लेवल 2 है, इसका भी T2 है, इसका भी T2 है। सही है सर। इनकम टैक्सेस जो मैंने कहा तीसरी दफा, अच्छा सुनिएगा, ये टॉपिक जो है ICAP का फेवरेट है। ये टॉपिक सर इसके ऊपर जो है ना मुसलसल 4 अटेम्प्ट उसने लगातार बड़ा सवाल पूछा है। पिछली अटेम्प्ट में डॉज दिया है उसने, एक्सपेक्टेड था 1037, वरना ये कोड ऑफ एथिक्स तुमने पहले भी पहला था, अभी भी पहल के जाओगे। इसका टेस्टिंग लेवल भी क्या है? और IFRS सर IFRS 15 रेवेन्यू, ये अपने अंदर एक समंदर है। तो सर ये मैंने आपको इस ग्रेड की ICAP ने जो वेटेज रखी है मेरा चंदा, वो ये जो ग्रेड है आपकी पूरी, ये ग्रेड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर उसने कहा 40 से 50 मार्क्स इस ग्रेड से निकालूंगा। तो सर बेसिकली ये ग्रेड आपकी जो है सबसे खतरनाक ग्रेड है। सर बारिश हो रही है सर, बस थोड़ी देर में आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, टेंशन ना लें। यहां तक कोई भी सवाल किसी का है? सर 14 टॉपिक है और हंसते मुस्कुराते आपको इंशाल्लाह कवर। जी सोहेल सर, ये जो ग्रेड आप बता रहे हैं सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन जी 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 जी, ये मतलब सेक्शन इसके आप मैं पेपर पैटर्न भी बताऊंगा। पेपर पैटर्न सर इसका वही है जो कि आपका FR1 का था। 3 लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि इस दफा 3 लॉन्ग क्वेश्चन, ये जो कंसोलिडेशन लीजेस वगैरह इसी में से आएंगे।
अगर नहीं आएगा तो हो सकता है IAS 12 की जगह वो बड़ा सवाल 15 के ऊपर बना दे, बट जो कि मुझे मुश्किल लगता है। सही है, तो 3 बड़े सवाल आते हैं, बाकी छोटे सवाल और 10 से 15 नंबर के MCQs। लेकिन अब यहां पर एक बहुत बड़ा टेक्निकल इशू है, वो ये है, खानदान में आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं आपके, है ना, जो कि उनको फजूल में हर एक के मामले में टांग अड़ानी जरूरी होती है ना सर, कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं। अब यहां पर एक स्टैंडर्ड ऐसा है जो किसी भी IAS के साथ मिलके आ सकता है, और उसका नाम है IAS 20 फॉरेन। इसीलिए सबसे पहले मैं इसको शुरू कराऊंगा ताकि बेटा हम हर स्टैंडर्ड के साथ इसका इंपैक्ट देख लें। और यही नहीं, अभी और भी है। FAR 2 के अंदर ICAP ने कहा है कि चंदा FAR 1 के भी सारे टॉपिक एग्जामिनेबल हैं, लेकिन उनमें से जो मैक्सिमम इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर सवाल आएगा वो कितने नंबर का आएगा? 8। अब मैं आपको बता देता हूं कि वहां का कौन सा टॉपिक है जो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस टॉपिक का नाम लिख लो IAS 20 गवर्नमेंट। क्यों सर? गवर्नमेंट ग्रांट जो है, सब बच्चे इधर नौजवानों, सर गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो आपका 2 टॉपिक्स के साथ आता है यूजुअली यहां पर, वो है इंटेंजिबल और IAS 41। एक दफा अब सुनना वो क्या सवाल, एक दफा फिर भी छोटा मोटा वो करता रहता है। जैसे आप रेशियोज तो याद ही होगा सबको, कैसा सवाल था पिछली दफा उसका? इजी था। अब सर रेशियोज जो है, इसने एक दफा यहां पर सवाल दिया 2 नंबर के MCQ कि हमने एक एसेट फाइनेंस लीज पढ़ लिया है, अभी लीजेस पढ़ेंगे ना, आप बता दो इसका इंपैक्ट गियरिंग रेशियो पे क्या होगा? इसका इंपैक्ट गियरिंग रेशियो पे, तो इस किस्म के MCQs आ रहे होते हैं FAR 1 के। अब सर सुनिएगा, स्मार्ट स्टडी का तकाजा है 2 चीजें, या तो मैं तुम्हें टेंशन दूं भाई कि FAR 1 भी अच्छे से रिवाइज करो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड में हम एक क्लास रखते हैं, सही है, FAR 1 इन FAR 2, सही है। पिछली दफा आपने देखा होगा ग्रुप पे भंड मारा था, और वो जो मेरे टीए थे उन्होंने डाल दी थी वो क्लास FAR 1 इन FAR 2 की। वो क्लास आपको FAR 1 के सारे टॉपिक्स का FAR 2 में कहां का इंपैक्ट है वो बता देगी। अब आते हैं सर सबसे मेन बात कि सर कितने लोगों का पेपर FAR 1 का पूरा हुआ? 100 नंबर का पूरा पेपर किया, एक भी चीज नहीं छोड़ी। कोई ऐसा है जो कि सर इतने कॉन्फिडेंस से कह दे कि सर कुछ भी हो जाए पेपर नहीं रोक सकता है FAR 1? अल्लाह को एक बंदा कह रहा है गुरूर पसंद है, सही है सर। तो FAR भाई मैं आपको मेरा अपना तजुर्बा है, मॉड्यूल B में हमारा भी FAR 1 होता था, उस टाइम पे बिजनेस लॉ होता था और इकोनॉमिक्स होता था। आपके भाई ने पेन बंद की थी ना, मेरा दोस्त था, उसको मैंने बाहर निकल गया, मैंने कहा ICAP उल्टा लटक जाए ना, फेल नहीं कर सकता इस पेपर में। और कैफ के अंदर बहुत सारे पेपरों में मुझे कॉन्फिडेंस आया, CA फाइनल में सिवाय एक पेपर के मुझे कॉन्फिडेंस सही है। इवन 2-3 में तो साहब ने कहा ICAP उल्टा लटक जाए पास नहीं कर सकता, सही है। और सर, और आप यकीन माने उनमें से एक आध खेल पास कर दिया ICAP ने, बड़ा जिसमें मुझे लगा ना कि भाई फेल हूं, पेन बंद करते ही क्या लगा, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह फेल भी हुआ, सही है। पहले कहा भाई ये नहीं निकल पेन, भाई एक फीलिंग तो आ जाती है ना, आपने पेन बंद किया, आपने कहा भाई ये पेपर रुक रहा है। तो अब आए सर, मैंने क्यों पूछा आप जरा एक बात, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं तुम मुझे जो है ना 2-3 चीजों की गारंटी दे दो, FAR 2 की गारंटी इंशाल्लाह मैं देता हूं। पहली चीज कि सर आप हजरात ने क्लासेस पूरी लेनी है, ये भंड नहीं मारना। मैं आपको बता दूं, ये आज से 2-3 अटेम्प्ट पहले की बात थी। क्लासों में मैंने अक्सर बताया कि कुछ नौजवान लाइब्रेरी में बैठे हुए आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, और मेरी आदत है जब आप लोगों की क्लासें ख़त्म हो जाती हैं, मेरी FFR की चल रही होती है तो मैं कहने से आता हूँ। अब एक दफ़ा मैं लाइब्रेरी के अंदर जो है चक्कर लगा रहा था तो 9 नौजवान मुझे नज़र आए। खैर वैसे तो हमने लाइब्रेरी में बहुत सारे इंकशाफात वैसे भी पकड़े,
एक दफा एक नौजवान, वो एक अलग बात है, किसी को लाइब्रेरी में पेपर से 4 दिन पहले किसी को मैसेज पे मशवरा दे रहा है कि अपनी अम्मी को बोला करो दूध पिए। अब आप सोचे, मैं, अच्छा बच्चों को पता नहीं होता ना भाई, मैं जा रहा हूं, तू पढ़ रहा है, तेरा लैपटॉप खुला हुआ, एक नौजवान का मैसेज लिख रहा है किसी को। अब आप समझ जाए, किसी ने कहा होगा कि अम्मी के पाँव में दर्द है, ये दर्द है, हड्डियां कमजोर हैं, तो अब उसको मैसेज करके बोल रहा है कि अपनी अम्मी को बोला करो दूध पिए। अब ये सही है सर। अब नौजवान ये काम भी लाइब्रेरी में पेपर से 4 दिन पहले कर रहे होते हैं। लेकिन फिर कुछ नौजवान ऐसे भी होते हैं जो कि, मैंने डिस्कशन सुनी, बोला मैंने ना IS-23 का लेक्चर्स अभी तक नहीं लिए। अब अपने दोस्त को पूछ रहा है कि बता क्या करूं। अब दोस्त को देखे निंजा टेक्निक, उसने कहा देख यार सर, टॉप कॉन्सेप्ट जो देते हैं ना, कोई 6 लेक्चर के करीब थे, तो सर जो कॉन्सेप्ट देते हैं ना वो पहले और दूसरे में देते हैं, और आखिरी लेक्चर में ना सर सबसे मुश्किल सवाल कराते हैं। अब दोस्त को निंजा टेक्निक बता रहे कि तू पहला दूसरा लेक्चर ले, उसके बाद आखिरी लेक्चर ले। मतलब बाकी 3 लेक्चर तो हमने आपको ऐसे ही कराए ना। तो खैर, तो ये हरकतें नहीं करनी है आपने सर पूरे। दूसरी बात, क्लास में मैं आपको सवाल करने के लिए दूंगा और कहूंगा भाई खुद अटेम्प्ट करो, क्योंकि सर देखो, अगर तुम क्लास में पासिंग मार्क्स, हमेशा मैं कहता हूं कि सर मेरा CA अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से निकला। मैंने CA में सिवाय एक मनूस पेपर है, कभी बताऊंगा आपको, CA फाइनल का कंपनी लो, उस टाइम पे भी मनूस था, अभी भी मनूस है, सही है। उस टाइम पे हमें रट्टा मारना होता था। आज के बच्चे को ओपन बुक है फिर भी उसका रुकता है, क्योंकि उसका जो पेपर बनता है ना, तो बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि ये पेपर कंपनी लॉ का है किसी और सब्जेक्ट का है, वो अलग बात है। लेकिन सर उसके अलावा मैंने किसी पेपर में इतनी मेहनत ही नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ज़िंदगी का मेरा एक उसूल था, जैसे पूरा सिलेबस में कवर करता था। लेकिन जैसे आपको मैंने शुरू में बता दिया ना कि भाई ये 3 टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चौथा अगर लगाना है तो ये IFRS 15। मैं इन 4 टॉपिकों को ऐसा करके जाता था काइकेप, तो उसमें से कुछ भी पूछ ले, इसमें से 80% नंबर मैं उठाऊंगा। ये स्मार्ट स्टडी का पहला रूल है। मेजॉरिटी बच्चा फेल होता है सर कि उसको स्मार्ट स्टडी नहीं आती। फिर दूसरी बात, जो बाकी टॉपिक है इनको भी अच्छे से करता था, बट वही बात जो कि मैं बचपन में आपको कहता था और अभी भी कहता हूं, टॉपिक पे उतना टाइम इन्वेस्ट करो जितना उसका टेस्टिंग लेवल है। सही है सर। अब IFRS 9 में कुछ बच्चे CA फाइनल के वो सवाल करते हैं जो कि यहां पर पूछ ही नहीं सकता वो, यार वहां पर। अब अगर इसके ऊपर मैंने आपकी लगा दी ना 15 क्लासें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा आता है, मैं तो फाइनल में पढ़ाता हूं, तो आप गए। सर टॉपिक को किस तरीके से लेकर के चलना है, किस पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, वो मैं सिखाऊंगा। पासिंग मार्क्स कैसे निकालने मैं सिखाऊंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लासें पूरी लेनी है, टाइम पे लेनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आप हजरात ने, जब मैं बोलूँ ना बेटा सवाल करें खुद से, तो खुदारा खुद से सवाल करें, बातों में ना लगे। नहीं तो सर मैं आपको बता दूं, भरी पड़ी है मार्केट FAR2 में ऐसे लोगों से जो कि जिनका FAR2 छठी 7वीं अटेम्प्ट में भी नहीं निकला होता, और अब उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवारें होती है। वजह क्या है कि सर मेहनत तो सब करते हैं लेकिन गधे की तरह करते हैं। गधे की तरह मेहनत नहीं करनी, स्मार्ट स्टडी। अब एक और चीज़, आखिरी चीज़ जो कि मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें शुरू से अगर हम प्लानिंग अच्छी करें, फिर आपके सवालात की तरफ भी आएंगे और ऑफ करेंगे क्लास और स्टोरी टाइम भी करेंगे। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सब बच्चे अपने पास रजिस्टर में बनाएंगे एक लॉग, आखिरी के 1-2 पेजेस में। देखो आपको अल्लाह ने एक अलग दिमाग दिया है, कुछ जगहों पे आपके दिमाग में जो जो चीज़ें चल रही होती हैं वो आप ही जानते हैं और अल्लाह जानता है, और अगर वो दुनिया जान जाए, सही है, तो आपके साथ जो हो वो आपको। तो सर ये बात आप दिमाग में रखें कि आप हजरात जो है ना अलग हैं, और हर बच्चा अलग अलग गलतियां करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने पूरा CA कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, और मुझे एंड तक यही मसला होता था कि बिलीव में आई पहले आता है, ई पहले आता है, सही है, थीफ में आई पहले आता है। आप यकीन माने मुझे इस किस्म की स्पेलिंग में मैं कंफ्यूज हो जाता था, सही है। तो ये स्पेलिंग, मेरे साथ एक और मसला था, ट्रांसपोजिशन एरर पढ़ा है तुम लोगों ने, क्या होता है ट्रांसपोजिशन एरर? 545 है, सही है, तो मैंने नंबरिंग अलग कर दी, 554 कर दिया, आगे वाला नंबर पहले लिख दिया।
तो क्या यार ये भंड में मारता था। अच्छा ये, और ये लॉक क्यों बनाने कह रहा हूँ, मेरे पास एक दफ़ा मैंने अक्सर बताया हुआ क्लासों में भी, एक अजीम हस्ती आई थी और उसकी उस टाइम पे जो है ना 6 अटेम्प्ट आखिर फाइनल अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट होती थी, और जैसे अभी बहुत सारे बच्चों पे अनफॉर डिस्क्वालिफिकेशन तलवार लटक रही है ना, उसकी 8वीं अटेम्प्ट थी FAR 2 की, और मेरे पास पढ़ने आ गया नौजवान, बोलता है सर मैंने 7 मरतबा पढ़ लिया है और हमेशा फेल हुआ FAR 2 में, 8वीं अटेम्प्ट, अब आप बताएं क्या होगा। सर उसके ऊपर मैंने मेहनत बहुत की, शॉर्ट करूंगा स्टोरी, सिर्फ एक चीज़ उसकी थी, उसको मैंने कहा तू पीछे लॉक बना, तू क्या भंड मारता है। सवाल उसको सब आते थे, क्योंकि एक बंदा 7 दफ़ा भले कहीं से भी पढ़ के और उसको क्या चीज़ नहीं आती होगी, उसको मैंने सिर्फ लॉक बना दिया कि तो ये भंड मार रहा होता है। उसने पूरे लॉक किए, सारी चीज़ें की, और आप यकीन माने 8वीं अटेम्प्ट में उसका पेपर निकल गया, और आज उसका माशाल्लाह CA कंप्लीट होने वाला है, उसके कोई 2-3 पेपर लेते हैं, PWC में अभी वो है और एज जॉब कर रहा है। तो ये बात आप याद रखें सर, कुछ चीज़ें स्मार्ट स्टडी, मेरा फोकस यही होता है कि मिनिमम एफर्ट्स के साथ आपका पेपर निकल जाए। आपने FAR 2 जो क्लास में पढ़ लिया, आप यकीन मानिए मैं वो वाहिद टीचर होता हूँ जो मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई तू जो है ना, अब तूने FAR 2 इतना पढ़ लिया है क्लासों में कि अब 10-15 जो होती है ना पेपर से 1 महीना, जैसे आप लोगों का फरवरी चल रहा होगा, 10 फरवरी के बाद, 12 के बाद, 15 के बाद तो ऑडिट पढ़, तेरा FAR 2 क्या है इंशाल्लाह पास है। तो सर इसी तरीके से तो आपने जो मैं कहूँ उसके हिसाब से चलना है। अब आ जाता हूँ कि सर क्या क्लास टाइमिंग होंगी, क्या होंगी। तो केनिस में हमने सोचा है कि रिजल्ट से पहले पहले तक हफ्ते में 2 दिन क्लास रखेंगे। हफ्ते में इस दफ़ा हमने सोचा है कि सैटरडे संडे आपको ऑफ देंगे, इसलिए नहीं कि आप पार्टी करें, पार्टी तो आप वैसे भी करते हैं, इसलिए कि आप कोशिश करें कि सैटरडे को कर लें। टाइम टेबल कोशिश की है कि क्लासें ज़्यादातर हमने सुबह के टाइम में रखी हैं, मैक्सिमम 4-5 बजे तक ख़त्म करें। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर कुल मिला के जो छोटे टॉपिक्स हैं वो मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा उसकी, वो रिकॉर्डिंग्स आपको अभी से लेकर के रिजल्ट से पहले पहले ही ख़त्म कर लेनी है, सही है। अब वो छोटे टॉपिक्स में आपको बताता हूँ कौन कौन से है सर। IFRS 8 ये छोटा टॉपिक है सर, इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, ठीक है सर। इसी तरीके से IAS 41, IFRS 9 इनकी मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। IFRIC 1 ये इनके साथ मिलकर आता है, ये वैसे कहने को बड़ा है पर इसके ऊपर सवाल 6-7 का आता है, इसकी ग्रिड के हिसाब से ये तीनों AKT2, इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग, तो इनकी रिकॉर्डिंग आप लोग देख करके पहले से रखेंगे, सही है सर। और क्यों सर, और कोड ऑफ एथिक्स वगैरह अगर सर साजिद कराते, नहीं तो इसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये वो टॉपिक है जिनको आपने रिकॉर्डिंग में देखना है, शुरू में देखकर ही खत्म करना है, सही है। वजह क्या है सर रिकॉर्डिंग देने की, वजह यही है कि सर जब हमने कोशिश की कि आप हजरात को सैटरडे संडे ऑफ करें, तो कहीं ना कहीं तो हमें लगा कि आपको थोड़ा सा और हाइब्रिड मोड पे जाना है, लेकिन वही बात बजाय इसके कि आपको चीज़ें एंड में दी जाए, भाई शुरू में लेकर क्या कर दो खत्म। मेरी कोशिश है कि जब तक हम रिजल्ट आपका आए, रिजल्ट तक पहुंचने तक हम इंशाल्लाह 30 से 40 से 50% तक का सिलेबस कर चुके हो, सही है। कोशिश पूरी मेरी यही है कि आपको 25 जनवरी तक इंशाल्लाह FAR 2 से फारिग। अब आते हैं सर मोड क्या होगा। मेरी अपनी जैसे FAR 1 की बुक थी, इसी तरीके से FAR 2 की भी पूरी बुक बनी हुई है, हर टॉपिक के उसमें मेरे नोट्स हैंडआउट्स हैं। इसी तरीके से हर टॉपिक के बाद जो है आप हजरात को जो है एक क्विज मिलेगा आंसर के साथ, वो आप लोगों को खुद करना है, सही है। FAR 2 बहुत अलग तरीके से मैं लेकर के चलता हूँ। स्मार्ट स्टडी मुझे पता है कब कौन सा टॉपिक क्या है, किस हिसाब से उसको लेकर के हमें चलना है, और ये मेरी गारंटी है कि आप हजरात ने इसमें साथ चले तो सर ये वो है कि आपको इंशाल्लाह पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा और पास ये मुस्कुराते हुए हो जाएगा। सर ये मैं आपको बता दूं, पास एक चीज वही बात, इसमें एंड में पासिंग क्लास होगी, इसमें भी एंड में क्विज वीक होगा। कोई सवाल है किसी बच्चे का, बस 5-7 मिनट में कोई सवाल किसी बच्चे का, भाई क्लास की टाइमिंग क्या होगी ये मैं आपको बता दूंगा, कॉस्टिंग के आसपास ही होगी मेरा बच्चा। भाई एक आदमी कह रहा है सुहेब तेरे से सवाल है, बोला सर मेरे 1000 रुपए लेकर बैठा है वापस नहीं कर रहा। कौन कोई जुम्मा खाने कह रहे मैंने किया स्कूल वापस नहीं मिलेंगे भूल जाते।
अच्छा अब आ जाते सर, कोई सवाल किसी का नहीं है जी? आए सर आ जाए, यहाँ पर आपको अज्यूम करवाऊंगा कि आपने टैक्स कभी पढ़ाई नहीं है। इनकम टैक्स के अंदर हम अज्यूम करेंगे कभी आपने जिंदा, और ये बता दूं ये इतना, इसके अंदर एक ऐसा सवाल है, सुनिएगा तुम लोगों के। अच्छा FAR 2 के अंदर कुछ 4-5 सवाल मैंने ऐसे रखे जिनके ऊपर सही करने वाले को पर्टिकुलर 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक का इनाम है। उसमें इनकम टैक्स में सबसे एक सवाल है जो कि अगर किसी बच्चे ने, जो तुमने बिजनेस इनकम तो पढ़ा हुआ है ना टैक्स में अभी, तो मैं अभी पी रहा हूँ, तो ना बिजनेस इनकम जो आपने पढ़ा हुआ है उसी किस्म का एक सवाल है। मैंने कहा अगर इसका आंसर कोई सही लेकर आता है ना उसी वक्त क्लास में से, मैंने कहा 500 रुपए फिजिकल वाला, ऑनलाइन वाला आता है उसको इजी पैसा करते हैं। और मैं आपको बता दूं अब तक कोई तकरीबन मैं FAR 2 के कोई 2-2.5 हज़ार बच्चे माशाल्लाह पढ़ा चुका हूँ अब तक, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा ही, पता नहीं कितने। खैर सिर्फ 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उसका सही जवाब निकाला था और उनमें से 3 का गोल्ड मेडल है। सर ने तो रेट तो बढ़ाया थोड़ा, 500 तो एक तरफ। चलो 2500 रुपए इस टाइम में जब उस सवाल पे पहुंचेंगे 2500 रुपए। लेकिन मैंने कहा ना अब तक सिर्फ 5 दफा मुझे पैसे देने पड़े। सर अगर एक से ज्यादा बच्चे में तो दोनों को मिलेंगे, डिवाइड कर देंगे हम। देख वैसे ऑनलाइन वालों को भी मिलेंगे, ऑनलाइन वालों को इजी पैसा, सही है जो, और जो एक से ज्यादा उसमें फिर हम देखते हैं यार फर्स्ट कौन आया है, सही है ना? सर ये नहीं करे सर। तो सर यहाँ पर कुछ सवालात वाकई में उस लेवल के हैं। कोई और सवाल किसी का? सर ऑनलाइन क्या क्या देंगे बता दिया हमने, तू जब बाहर किसी और से ऑनलाइन बात करने गया था ना तब हमने बता दिया है। ऑपरेटिंग सेगमेंट है, अपना डिसमेंटलिंग वाली चीज है, 41 है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और कोड ऑफ एथिक्स सर साजिद ने पढ़ाया तो ठीक, वरना वो चले सर। अच्छा आप सर कल की क्लास है, कल बिल्कुल क्लास है और कल की टाइमिंग थोड़ी सुबह होगी। अब मैं आऊंगा आपको आखिरी कुछ बातें, स्टोरी टाइम। अब सब बच्चे बड़े ही गौर से सुनेंगे। स्टोरी टाइम में कभी कभी जिंदगी में मैं हमेशा एक डायलॉग अपने आप को कहता हूं, इस बात को ये आप लोग, अब देखो सीरियस बात है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है जितना आप उसको सोचते हैं। आज का मैं आपको आज का इंसिडेंट बता रहा हूं, ये जरा सीरियस है। क्लास थी आज मेरी 2:45 बजे, 2:45 बजे मैं क्लाइंट पे था एक अपने, करीब ये PCHS पे मुझे मेरे भाई का फोन आया। अब्बू मेरे भतीजे भतीजियों को लेने जाते हैं, भाई का फोन आया कि अब्बू भतीजे भतीजी की स्कूल के बाहर बेहोश होके गिर गए। कितने बजे फोन आ रहा है? 2:45 बजे। क्लास कितने बजे थी? मैं PCHS पे ही था और गार्डन ईस्ट की बात है ये, फौरन भागा मैं अब्बू को। फिर जब तक मैं पहुंचा तो भाई पहुंच गया था, और भाई जो है अब्बू होश में नहीं थे, मतलब अनकॉन्शियस थे, बट ही वाज मतलब लिस्निंग ना। अब्बू को लेकर हम गए और यहाँ पर एक हॉस्पिटल है बाटवानीस, सही है, उधर गए और अब्बू की, आप सोचें 2:45 बजे मुझे फ़ोन आ रहा है। वहाँ से मैं हॉस्पिटल में, बस 2 ऑप्शन थे, क्लास कैंसिल करूँ क्या करूँ। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। फिर जो है मैंने जो है ये, अब आप सोचें 2:45 बजे जब ये पूरा फ़ोन आ रहा है और 2:45 बजे क्लास थी। बाटवानीस में अब्बू को लेकर गया, उनको मैंने पूरा स्ट्रेचर एडमिट करवाया, सब कुछ किया। ऑफिस से अपने साथ एक लड़के को लेकर गया, भाई वहाँ पर पहुँच गया था, उनको सब कुछ जो है ना वो करवाया। अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्शियस हो रहे थे आहिस्ते आहिस्ते। भाई को मैंने कहा कि मैं क्लास लेके आता हूँ, और जो है फिर तो पॉइंट क्या था सर, अगर उस टाइम पे मैं पैनिक में आ जाता ना, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, या आप लोग भी कहता हूँ कोशिश करो अपनी कामयाबी जल्द से जल्द करो, उस टाइम पे करो कि जब तुम्हें तुम्हारे माँ बाप कामयाब होता हुआ देख लें। उनको ये ज़िंदगी में याद रखो, माँ बाप की ज़िंदगी में सबसे बड़ा सुख होता है कि जब वो अपनी दुनिया से जाने से पहले औलाद को सक्सेसफुल कामयाब देख ले। और अगर लड़की है तो 2 होते हैं, तो कामयाब भी देखना और उसकी शादी भी देखना। तो याद रखो ज़िंदगी में मस्तियाँ, तुम्हें पता है सब हम अपनी जगह होती हैं, कुछ चीज़ों पे फोकस कर लो। क्या आ रही है?
तो मैंने बस बोला ना कि हमने 1:45 ये सारी चीज़ें आई, और एक चीज़ जो मैंने सीखी है, ये बात आप लोगों को भी मैं दे रहा हूँ कि जब भी अल्लाह ना करे कभी भी कोई बहुत ही ऐसी मसले वाली सिचुएशन हो ना, अब देखो कुछ सारी चीज़ें उसी के हाथ में, कोशिश करो कुछ चैरिटी दे दो उसी वक्त, बोला अल्लाह तू संभाल ले। आप यकीन माने मैंने मोबाइल में कुछ बैतुस्सलाम वगैरह जिनके नंबर वगैरह सेव रखे हुए, बैतुस्सलाम है, आलमगीर सैलानी है, उधर कुछ चैरिटी दी, मैंने कहा अल्लाह तू संभाल ले। क्योंकि आप सोचो जब ये फ़ोन आया ना कि अब्बू बेहोश होकर गिर पड़े, तो आपका दिमाग कहता है पता नहीं किस हालत में होंगे। तो इस चीज़ पे आप लोग जो है ना ये करें, और पैनिक नहीं हुआ करें। देखिए ज़िंदगी में कामयाब वो होता है जो पैनिक नहीं होता। एक मिनट रुकिएगा। तो सर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीक में अभी 2 दिन क्लास होगी, और पेपर के बाद जो है इंशाल्लाह 3 दिन पे रखेंगे। कल सुबह हम मिलेंगे इंशाल्लाह 12 बजे, कल की क्लास 12 बजे। वैसे कोशिश मेरी यही होगी कि हफ्ते में 2 दिन क्लास मॉर्निंग के टाइम में ही रखूं। अभी जो है सर साजिद की ऑडिट की क्लास एक तो हो रही है, और दूसरी तरफ जिन बच्चों का कंपनी लॉ है, तो यहाँ पर मेरी कंपनी लॉ होगी 5 मिनट के गैप से। बाकी जो है सर साजिद की जो है बराबर रूम के अंदर कैफ 8 ऑडिट की क्लास है। हम मिलेंगे कल इंशाल्लाह, और कल पहला टॉपिक IAS 21 शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। कल 12 बजे, कल सुबह 12 बजे इंशाल्लाह क्लास है। बाकी किसी को कोई पेपर को हमें डिस्कस करना हो तो आ सकता है। पोर्टल मिल जाएगा आप लोगों को, टेंशन ना लें, इन टॉपिक्स का पोर्टल मिल जाएगा।